अच्छा जी, आपको आवाज आ रही होगी अब। और स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोर्सिंग और लॉजिस्टिक से है रिलेटेड, कि सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक क्या होती है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, सोर्सिंग और लॉजिस्टिक चीज क्या है, कैसे की जाती है, इसकी एज ए वीए हमें क्या जरूरत है, और इसकी जो है वो अमेजोन में कितनी अहमियत है इस टॉपिक की। तो मैं आपसे सबसे पहले स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके बाद आप मुझे जल्दी से कंफर्म कर दीजिएगा कि आपसे स्क्रीन शेयर हो रही है। उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम टॉपिक को जो है वो एक तरतीब से स्टार्ट करेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, आज का जो आपका सेशन है, आज का जो आपका टॉपिक है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। और उसके बाद आपकी जो है वो उसके बाद आपकी इसके अलावा बहुत ज्यादा इसकी अहमियत है। आपकी जो हंटिंग है वो इस पे बेस कर रही होती है, सोर्सिंग पे। आपकी हंटिंग जो है वो विदाउट सोर्सिंग और अच्छी सोर्सिंग के आपकी हंटिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो है ये हंटिंग क्या चीज है, सोर्सिंग क्या चीज है, और लॉजिस्टिक क्या चीज है। ठीक है, आप मुझे प्लीज ये कंफर्म कर दें, स्क्रीन आपसे शेयर हो रही है, ये आप थोड़ा सा इसका बता दें। ओके। अच्छा, जो अब आपको एक और चीज मैं थोड़ी कंफर्म कर दूं, जो आपके क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड काफी होंगे। आपने पूरा सेशन सुनना है। उसकी वजह के जब आप पूरा सेशन सुनेंगे तो आपको आपके बहुत ज्यादा कंसर्न ऐसे होंगे जो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आपने दरमियान में चैट में जो है वो क्वेश्चन नहीं करने, वेट कर लेना है। और बाद में कोशिश करेंगे अगर टाइम हुआ तो 10 से 15 मिनट जो है वो हम क्वेश्चन आंसर भी करके आपके कोई अगर कंसर्न होंगे उनको भी क्लियर कर देंगे। तो इसलिए आपने जो है वो तहम्मुल रखना है, और इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को आपने समझना है कि होता कैसे है। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो मुश्किल भी चीज है, आपको इसको थोड़ी सी समझने में मुश्किल भी आ सकती है, लेकिन आपने इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अब मैं आपको सोर्सिंग का बताता हूँ, सोर्सिंग होती क्या है। देखिए, आपने एक प्रोडक्ट ढूंढी या आपने कोई भी चीज ढूंढी, आपने उसको तैयार करवाना है। आपने उसको तैयार करवाना है तो उसके लिए आपने उसको सोर्स करना है, उसका मैन्युफैक्चरर ढूंढना है। जो आपने मैन्युफैक्चरर ढूंढना है वो कहीं से भी हो, चाइना से हो, पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हो, सियालकोट से हो, फैसलाबाद से हो, कराची से हो, तो ये क्या है, आप सोर्सिंग कर रहे हैं। इस चीज का नाम सोर्सिंग है। ठीक है। अच्छा, अब लॉजिस्टिक क्या है और इन चीजों की अहमियत क्या है। आपने एक चीज तैयार करवा ली, आपको पता है कि मिसाल के तौर पे आपने एक गिलास ढूंढा और आपने उस गिलास को तैयार करवाना है। तो आपने कहा अच्छा, इस सियालकोट में इसकी फैक्ट्री है, अच्छे जो है वो मैन्युफैक्चरर है, आपने उससे बातचीत की, आपको एक अच्छा सप्लायर, एक अच्छा मैन्युफैक्चरर मिल गया, आपने सोर्सिंग कर ली। अब आप कहते हैं कि ये मैंने सोर्सिंग कर लिया लेकिन मुझे सियालकोट से मिला है और मैंने इसको कराची पहुंचाना है, या मैंने इसको लाहौर लेके आना है, या मैंने इसको यूके भिजवाना है, या मैंने इसको यूएस भिजवाना है। तो वो जो शिपिंग का एक मेथड होगा, जो आपने उसको पहुंचाना है, उसके लिए जो आप सर्विसेज यूज करेंगे उसको लॉजिस्टिक सर्विस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात यह कि सोर्सिंग जो है वो कैसे की जाती है, किन टर्म्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है और कहाँ से की जाती है। और हम ऑनलाइन एक चीज कर रहे हैं, हम लाहौर में बैठ के, कराची में बैठ के ऑनलाइन ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो चाइना से हम सोर्स करते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो सप्लायर ऑथेंटिक है, सप्लायर अच्छी चीज देगा नहीं देगा। अब उसको हम कैसे जो है वो जज कर सकते हैं। तो सोर्सिंग के कुछ प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले थोड़ा स्लाइड्स को डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन उनको भी हम देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या है जी, कि सोर्सिंग करने के लिए हमारे पास
मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, जिसमें सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो अलीबाबा है। alibaba.com और 1688.com, ये दो वेबसाइट है ऐसी जिनसे हम सोर्सिंग करते हैं। 1688.com ऐसी साइट है जिसमें चाइनीज की ये लोकल मार्केट है, वहां की एक वेबसाइट है। इसमें पेमेंट की गारंटी नहीं होती, आपके सप्लायर कैसे आपको मिले इस चीज का आप ज्यादा अथेंटिक नहीं आपको मिलते लोग, और वेरीफाई करना मुश्किल है, इसलिए हम ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। इस पे सोर्सिंग सस्ती होती है, आपको रेट बड़े कम मिलते हैं, लेकिन अथेंटिक नहीं होती। इसी तरह सेकंड जो हम आपको रिकमेंड करते हैं और जिससे हम सोर्सिंग करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया जिससे सोर्सिंग करती है, वो है alibaba.com। ठीक है, alibaba.com पे कैसे सोर्सिंग होती है वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। अच्छा जी, जैसे लॉजिस्टिक का मैंने आपको बता दिया कि लॉजिस्टिक सर्विस क्या है। अब यह कि हमने इन दोनों को अप्रोच कैसे करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अलीबाबा के डैशबोर्ड पे जाते हैं, अलीबाबा पे साइन अप होते हैं। साइन अप होना कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपने अपना कोई भी जीमेल होगा, आपने गूगल से साइन अप होना है। ठीक है, मैं आपको साथ दिखा भी देता हूं, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ लिखा alibaba.com, ये आपने लिखा और आपने सिंपल ये देखें साइन इन आ रहा है, क्योंकि मैं साइन आउट हो चुका हूं। आप साइन इन होंगे, ये जी आपके पास डैशबोर्ड, आपने साइन इन होना है। ये देखें नीचे, अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और ये देखें नीचे फेसबुक है, जीमेल है और ट्विटर है। आपने गूगल से साइन इन हो जाना है। आप गूगल पे करेंगे तो सिंपल आपसे जो भी आपकी जीमेल है वो कहेगा किससे आपने साइन इन होना है, और आप उससे साइन इन हो सकते हैं। ठीक है, ये है सिंपल साइन इन होने का तरीका। अच्छा, अब उसमें दूसरी चीज आती है कि हम साइन इन हो गए, आगे हमने क्या करना है और कैसे करना है। आपने जब कोई भी प्रोडक्ट ढूंढी है, आपने साइन इन होने के बाद ये जो आपके पास डैशबोर्ड है, आपने सर्च बार में अपनी प्रोडक्ट लिखनी है। कि मेरी मिसाल के तौर पे पिल्लो है, ये जो भी है वो आपने लिखना है। आपके सामने प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, मुख्तलिफ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। उसमें आपने देखना, अच्छा कुछ कुशन भी आ रहे होंगे, कुछ बाथ पिलो आ रहे होंगे, कुछ मुख्तलिफ किस्म के पिलोज आ रहे होंगे, इररेलेवेंट चीजें भी आ रही होंगी। आपने उनको इग्नोर करना है। आपने सबसे पहले क्या देखना है कि आपका रेलिवेंट सप्लायर उधर मौजूद हो, आपका वही बंदा हो जो आपकी प्रोडक्ट या आपकी प्रोडक्ट की तरह की प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा हो। आपने सबसे पहले ये देखना है। जो आपके अलीबाबा पे फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा। अच्छा, सेकंड क्या आती है कि मुझे पता लगा कि मेरे पास जो है वो सप्लायर, मुझे पता लग गया कि ये सप्लायर जो है वो मेरी प्रोडक्ट जिस तरह की उस तरह की सेल कर रहा है या दे रहा है या मैन्युफैक्चरर है, तो मैं उसको कांटेक्ट करूंगा। कांटेक्ट करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। कांटेक्ट सप्लायर, चैट नाउ और स्टार्ट ऑर्डर। अब जो स्टार्ट ऑर्डर है उसको हम डिस्कस नहीं करते, उसका रीजन ये है कि वो सबसे एंड में डिस्कस होने वाला टॉपिक है। उसको तो हम रिकमेंड भी नहीं करते, क्योंकि वो आप अगर फर्स्ट स्टेप पे उसको ले जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा, और वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपको बताना इसलिए जरूरी है कि आप अब इसलिए सीख रहे हैं तो आपको पता हो कि ये स्टेप लास्ट पे आएगा। अच्छा, कॉन्टेक्ट सप्लायर और चैट नाउ में फर्क क्या है? कॉन्टेक्ट सप्लायर में ये फर्क है कि आप किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह आप जब किसी को कांटेक्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो उसके 2 मेथड होते हैं। आप कांटेक्ट सप्लायर करेंगे, अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट है उनको भेजेंगे, तो वो जब भी सप्लायर आएगा
वो ऑनलाइन होगा, आपकी कोटेशन को देखेगा, तो वो क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा। दूसरा होता है चैट नाउ। चैट नाउ पे होता है कि जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं 24/7 उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ऑनलाइन होते हैं। तो वो चैट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो हमें रिस्पॉन्स देगा, और हम उसको अपनी कोई भी बात है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हम उनको देंगे, तो वो उस पे हमें कहेगा कि आपको इसका रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। तो वो जो उनकी कोई भी रेलिवेंट पर्सन होगा वो उसको फॉरवर्ड कर देगा ईमेल, और वो फिर हमें जब भी अवेलेबल होंगे हमें रिप्लाई देंगे। तो ये दोनों ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा कॉन्टेक्ट सप्लायर पे जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि जब भी वो हमें रिप्लाई देंगे, लेकिन वो रेलिवेंट पर्सन होगा वही हमें रिप्लाई देगा। अच्छा, अब इसमें हमें कॉन्टेक्ट का पता लग गया। अब मैंने ये देखना कि मैं कॉन्टेक्ट तो करने लगा हूं, तो मैं इसको वेरीफाई कैसे करूं कि ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक। तो आए अब इसको प्रैक्टिकली भी साथ देख लेते हैं, ताकि आपको साथ साथ ये चीजें समझ भी आती रहे। ठीक है, अब मैं अली बाबा के प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ और ये चीजें आपको करके बताता हूँ कि किस किस चीज का हमने ख्याल रखना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी प्रोडक्ट थी पिलोज, मैंने पिलोज पे क्लिक कर दिया। आपके सामने प्रोडक्ट आ रही है, पिलोज आ रहे हैं, डिफरेंट किस्म के पिलोज आपके सामने आ रहे हैं। ये देखें, इररेलेवेंट, ये देखें बिल्कुल इररेलेवेंट, मैं इनको टच ही नहीं करूंगा, मुझे पता है कि ये चीज और बना रहे हैं। तो जब ये मुझे मैन्युफैक्चरर भी होंगे, अगर मेरी चीज तैयार करके देंगे तो मुझे रेट ज्यादा देंगे, तो मैं इनको नहीं टच करूंगा। ये देखें, ये पिल्लो ही है, ये पिल्लो ही है। अब मैंने इनको कांटेक्ट करना है, देखें कांटेक्ट सप्लायर का भी ऑप्शन आ रहा है और चैट नाउ का भी आ रहा है, जो मैंने जैसे आपको बताया। लेकिन मैंने अब देखना है कि ये सप्लायर कैसे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, ये अथेंटिक है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ। तो मैंने देखना है कि मिनिमम 3 जेम्स हो। 3 जेम्स का मतलब है 3 रेटिंग हो। आप हंटिंग करते हैं, आप देखते हैं रिव्यूज और रेटिंग आ रहे होते हैं, तो रेटिंग जो है वो उसकी 3 स्टार होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड के क्या है कि 2 इयर्स ओल्ड सप्लायर होने चाहिए, अली बाबा पे उनको काम करते हुए 2 साल कम अज कम होने चाहिए। तीसरी चीज कि मस्ट बी वेरीफाइड, अली बाबा के प्लेटफॉर्म पे वो वेरीफाइड होना चाहिए। वो कैसे होगा वो भी आपको बताते हैं। और लास्ट पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड इंश्योरेंस होनी चाहिए या पेपैल होना चाहिए। ट्रेड इंश्योरेंस और पेपैल का पर्पज एक ही है। ट्रेड इंश्योरेंस बेसिक आपकी पेमेंट प्रोटेक्शन है। आपने पेमेंट की तो सप्लायर को पेमेंट नहीं मिलेगी, अली बाबा होल्ड कर लेगा, जब आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी आपको डिलीवर कर देगा, तो पेमेंट अली बाबा तब रिलीज करके उसको पेमेंट करेगा। अब वो आपसे कंफर्म करता है बाय ईमेल या अली बाबा पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप बताएं आपने अपनी प्रोडक्ट जो है रिसीव कर ली है। आप ओके करते हैं तो वो पेमेंट रिलीज करता है, और उसका रिस्पॉन्स रेट 85% प्लस होना चाहिए। पेपैल में क्या, अगर आपके जो बाहर के ममालिक में यूके यूएस वगैरह में पेपैल से लोग पेमेंट करते हैं, पेपैल में ये होता है कि आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो आपसे पूछता है ये किस चीज की पेमेंट है। तो वहां एक ऑप्शन आ रहा था गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप गुड्स वाली सिलेक्ट करेंगे, तो जब आप गुड्स रिसीव करेंगे तो वो नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ग्रीन सिग्नल देंगे तो वो पेमेंट सप्लायर को मूव करेगा। तो इसलिए ये चीजें हमें देखना जरूरी है, अगर ये चीजें होंगी तो हम सप्लायर को कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये आ गया। अब हमने वही देखनी है चीजें कि वो होनी चाहिए। वेरीफाइड है, 14 ईयर हो गए हैं, लेकिन स्टार 1 है, तो मैं इसको टच नहीं करूंगा। ये भी 1 स्टार है, ये इररेलेवेंट है, 3 स्टार तो है लेकिन नहीं। अब ये देखें, ये 4 स्टार है। ये जेम्स, इसको अलीबाबा के टर्म में जेम्स कहते हैं। ये देखें, पिल्लो है, मेरी चीज है, वेरीफाइड, 12 ईयर हो गए इसको, 5 स्टार है, 5 जेम्स है इसके, तो मैं इसको जरूर कांटेक्ट करूंगा। अब मैंने देखना है कि ये बंदा ट्रेड इंश्योरेंस भी है या नहीं, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा।
आपको आवाज सही नहीं आ रही सबको, प्लीज जरा मुझे दोबारा कंफर्म कर दें, फिर मैं नेट की सर्विस को देख लेता हूँ। ठीक है, तो जिनको आवाज नहीं आ रही वो थोड़ा अपना नेट जो है उसको चेक कर लें, क्योंकि बाकी सब जो है उनको आवाज क्लियर आ रही है। तो प्लीज जरा आप अपने इंटरनेट को दोबारा कनेक्ट कर लें, एक दफा रिफ्रेश कर लें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है जी, हम कंटिन्यू करते हैं। ये देखें, ये ट्रेड इंश्योरेंस आपके सामने आ रहा है। मतलब ये ट्रेड इंश्योरेंस है, देखें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन, रिफंड पॉलिसी, वन टाइम डिस्पैच गारंटी, ये ट्रेड इंश्योरेंस भी है। तो ऐसे सप्लायर को हम टच करेंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि ठीक है जी, हमने देख लिया सप्लायर जो है वो ओके है, मैंने उसको टच करना है। अब मैंने बात किस तरह करनी है, चाइना में सप्लायर है, चाइनीज लैंग्वेज है, हम इंग्लिश में चलो बात कर लेंगे, लेकिन उसको देखें, जब भी आपने कम्युनिकेशन करना है तो उसके कुछ मेथड है। आप अगर उसको वो पाकिस्तानी अंदाज में समझाएंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, वो भी चाइना के बंदे हैं, वो भी ऐसे ही हैं। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैंने एक चीज तैयार करवाई है, तो अगर मैंने उसको शिप करवाना है तो शिपिंग मेथड क्या है। ठीक है, कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने एक गिलास तैयार करवाया, मैंने एक पिलो तैयार करवाया, तो उसको मैंने अगर यूके भिजवाना है, तो यूके भिजवाने के सोर्सेज क्या क्या है, किस किस तरीके से वो जा सकती है। जब वो मुझे पता होगा तो मैं सप्लायर से बात करूंगा, जी ये तरीका है, इसका बताओ, इसका बताओ। तो इसमें 3 से 4 मेथड आते हैं। सबसे पहले करियर सर्विस आती है, जैसे पाकिस्तान में टीसीएस है, डीएचएल है, फेडेक्स है। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हम जब अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं तो करियर सर्विस जो है उसको बिल्कुल भी जो है वो हम ना टच करते हैं, ना उससे कोटेशन लेते हैं, ना उसको जो है वो हम किसी को रिकमेंड करते हैं। सेकंड आ जाती है एयर फ्रेट। एयर फ्रेट के बाय एयर अगर आप भेजते हैं तो उसके चार्जेस, ये एक्सपेंसिव होती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपका प्रॉफिट बन रहा है 50% या 45%, आप कहते हैं भाई बाय एयर ले जाता हूँ, मेरे कम दिन लगेंगे। बायर में फायदा ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री 10 से 15 दिन या मैक्सिमम 20 डेज में आपके वेयर हाउस में या अमेजोन या यूके जो भी आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है उधर पहुंच जाती है। ये एक फायदा होता है। थर्ड है सी फ्रेट, सबसे चीपेस्ट। ठीक है, और बहुत ज्यादा 90% लोग इसका यूज करते हैं, सी फ्रेट। और 10% ऐसा भी होता है कि आपको बाय ट्रेन की भी जो है वो कोटेशन मिलती है, बाय ट्रेन भी एक ठीक है। बाय सी में क्या होता है कि रेट सबसे कम मिलते हैं, और इसका जो डिलीवरी टाइम है वो 60 वर्किंग डे है। 2 माह तो लगते हैं, आराम से 2 माह लगते हैं आपके प्रोडक्ट को पहुंचने में। जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है वो अलग है, उसके अलग 30 डेज है। 1 माह आपकी प्रोडक्शन में लगता है, 2 माह आपके यूके या यूएस पहुंचने में लगता है, तो 3 माह आपके इस चीज को लगते हैं। तो आपने जब भी सोर्सिंग करनी है इसकी चीज को ध्यान में रखना कि अच्छा मैंने इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है तो मुझे कितने माह की इन्वेंट्री ऑर्डर करनी चाहिए। एटलीस्ट ऐसा ना हो कि मैं इन्वेंट्री 1 माह की ऑर्डर करूं, 3 माह पहुंचने में लगते हैं, तो 1 माह बाद में आउट ऑफ स्टॉक होके बैठा हूं। तो इसलिए 3 माह की इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है, 3 माह से कम की नहीं करनी। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 3 माह का हमें कैसे पता लगेगा कि 3 माह की इन्वेंट्री हमने ऑर्डर करनी है। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये आती है कि ठीक है, मुझे ये भी पता लग गया कि सप्लायर को चेक कैसे करना है, उसके बाद मैंने जो है वो मुझे ये भी पता लग गया शिपिंग मेथड कैसे हैं, फिर भी मैंने चाइनीज हैं, चाइनीज से कैसे सर खपाना है, उनसे बात कैसे करनी है। तो अगर आप उसको कहेंगे ना कि मेरी जो है वो यूके में मैनचेस्टर में 5वें महल्ले में 5वीं स्ट्रीट में मेरा घर है, या मेरा वेयर हाउस है, या अमेजोन का वेयर हाउस है, उधर पहुंचा दो, तो कंफ्यूज रहेंगे, उन्हें नहीं आपके फाइनल डेस्टिनेशन का पता लगेगा। आप उन्हें कहेंगे अच्छा कराची पहुंचा दो, वो कराची आपने पोर्ट पे पहुंचाना है, आपने अपने घर मंगवाना है, किस जगह पे मंगवाना है, तो ये कंफ्यूजन रहेगी। इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या होता है, कुछ टर्म्स यूज की जाती है। वो टर्म्स क्या होती हैं, अब ये बहुत समझने वाली बात है, ये बहुत ज्यादा जो है वो
इस चीज का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि ये टर्म्स किस तरह से वर्किंग करती है। सबसे पहले आता है EXW, ठीक है, एक्स वर्क्स प्राइस इसको कहते हैं। EXW क्या प्राइस होती है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होती है, फैक्ट्री प्राइस भी इसे कहते हैं। कि आपने एक चीज तैयार करवाई है तो आपने सप्लायर को कहा कि मुझे जो है वो इसकी कोटेशन दो, वो कहता है EXW $2 में आपको मिलेगी। मतलब ये है कि वो कहता है कि मैं आपको तैयार करके, मेरी फैक्ट्री में माल पड़ा होगा, आपने मेरी फैक्ट्री से लेना है, तो उसके जो तैयार करने के चार्जेस है वो $2 है, ठीक है। ये होती है EXW। मिसाल के तौर पे आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि मुझे जो है वो फलां चीज, कोई भी ग्लास है, टिश्यू है एक मिसाल है, वो मुझे 200 की क्वांटिटी में बॉक्सेस चाहिए। वो कहता है अच्छा आज तो नहीं है, एक हफ्ते में आपको तैयार करके दे दूंगा, आपने यहाँ से ले जाना है। वो आप उसको कहते हैं अच्छा कितने चार्ज हो, कहेगा आपको 50 का डब्बा मिलेगा। जो आपको उसने 50 प्राइस दी है वो EXW के तैयार होके उसकी दुकान में पड़ी होगी, आपने लेके जानी है, ठीक है। ये होती है EXW प्राइस। अच्छा, दूसरी होती है DDP प्राइस। DDP प्राइस क्या होती है? आप सिंपल अपने सप्लायर को कहते हैं कि मुझे DDP प्राइस दो, वो समझिएगा, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। DDP का मतलब है कि वो आपको आपका फाइनल डेस्टिनेशन, जो आपका घर है, जो आपका रेंट का वेयर हाउस है या Amazon का वेयर हाउस है, जो भी फाइनल आपका पॉइंट है वहां तक पहुंचाने की उसकी जिम्मेदारी है। खा वो मैनचेस्टर में हो, लंदन में हो, UK में किसी स्टेट में हो, कराची में हो, लाहौर में हो, गुजरांवाला में हो, कहीं भी हो, DDP का ये मतलब है कि वो अपने आपके फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो आपके वेयर हाउस तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबल है, इसे DDP कहते हैं। अच्छा, एक थर्ड चीज आती है FOB। देखें FOB अगर आप इसके नाम को पढ़ें तो नाम से जाहिर है कि फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का क्या मतलब है कि चाइनीज को जब आप कहते हैं कि जनाब मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे FOB प्राइस दे दो, उन्हें पता है, या अगर वो आपको कहते हैं FOB इतनी प्राइस है, तो इसका मतलब है वो चाइनीज जो लोकल बॉर्डर है, लोकल पोर्ट है जो उनकी, वहां तक वो आपका सामान पहुंचाएंगे। लोकल पोर्ट से चाइनीज जो है वहां की पोर्ट से आपने लेना सामान और आपने आगे खुद शिप करवाना है। ये होती है टर्म्स यूज, ठीक है। जब आप इन टर्म्स को जहन में रखेंगे तो आपको सोर्सिंग में आसानी होगी। जब आप सोर्सिंग कर रहे होते हैं, अगर आपको सप्लायर, क्योंकि वो चाइना के हैं, जब आप सप्लायर को कहते हैं मुझे EXW प्राइस भी दे दो, DDP भी दे दो, तो वो आपको कहता है कि आपकी EXW ये प्राइस होगी, आपकी शिपिंग या DDP प्राइस ये होगी। आपने फिर क्या करना है, XW प्राइस जो है, EXW प्राइस, उसको सेपरेट रखना है, और DDP या शिपिंग प्राइस जो है, DDP मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो चाइनीज ये यूज करते हैं कि वो XW प्राइस अलहदा देते हैं और शिपिंग प्राइस अलहदा देते हैं, और वो उसको फिर कंसीडर करते हैं कि ये आपकी DDP है। वो इसलिए करते हैं कि वो आपने फिर उसको कैलकुलेट कर लेना है, कैसे करना वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये 3 टर्म्स यूज होती हैं। तो आपने जब भी सोर्सिंग करनी है आपने ज़हन में रखना है कि ये जो टर्म्स हैं इनके अकॉर्डिंग मैंने चलना है। और बहुत ज्यादा ख्याल रखना है सोर्सिंग में। सोर्सिंग एक बैकबोन है आपकी हंटिंग की, आपके अमेज़न के बिजनेस की। सारी इन्वेस्टमेंट डिपेंड कर रही होती है आपकी सोर्सिंग पे। अगर सोर्सिंग अच्छी है प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, अगर सोर्सिंग अच्छी नहीं है तो फिर आपकी प्रोडक्ट, आपके क्लाइंट का ट्रस्ट, आपके क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट सब जो है वो रिस्क पे है। तो इसलिए आपने इस चीज को आप बहुत ख्याल रखना है सोर्सिंग के दौरान। अच्छा, मिसाल के तौर पे कि आपको एक बंदे ने, एक सप्लायर ने दे दी कि जी EXW मैं आगे आपका पहुंचा नहीं सकता, आपने मेरी फैक्ट्री से अपनी प्रोडक्ट को लेना है, 2000-3000 जितने भी पीस हैं आपको 5-6 हजार में दूंगा, आप मेरी फैक्ट्री से माल उठा लें। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे, फ्रेट फॉरवर्डर ढूंढेंगे। फ्रेट फॉरवर्डर कैसे और कहाँ ढूंढते हैं? फ्रेट फॉरवर्डर होते कौन है? फ्रेट फॉरवर्डर वो होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को चाइना या जहां भी प्रोडक्शन उसकी हुई है फैक्ट्री से उठाते हैं और आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाते हैं।
इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इनको आपने अपनी प्रोडक्ट की डिटेल देनी होती है। डिटेल में आपकी बॉक्सेस वेट कितनी, आपके बॉक्स में कितने यूनिट हैं, उनका वो टोटल वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना है, डायमेंशन कितनी है, ये सारी चीजें आपने अपने फ्रेट फॉरवर्डर को देनी होती है। जब आप उनको देते हैं तो वो आपको रेट देते हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, अब ये मिलते कहाँ से हैं, आपको बता देते हैं जी ये मिलते कहाँ से। मिसाल के तौर पे आपको EXW प्राइस मिली, आपने कहा मेरे पास फैक्ट्री प्राइस तो आ गया, मेरा माल तो तैयार हो जाएगा 30 दिन में, मुझे आगे उसको पहुंचाना है। आप लिखेंगे फ्रेट फॉरवर्डर, देखें आ गया, चाइना टू यूके, देखें यूके लिखा आ गया। अब यहाँ सप्लायर आ जाएंगे, जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो आ जाएंगे उनका रेट भी आ रहा है कि 10 kg पे 0.80 चार्ज करेंगे। इसमें भी वही मेथड है, चैट नाउ कॉन्टेक्ट सप्लायर। इसमें भी हमने वेरीफाइड ट्रेड इंश्योरेंस और जेम्स देखने हैं। ये आपने चीजें खुद अब चेक कर लेनी है, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने सप्लायर को अप्रोच करनी है तो किन किन चीजों का ख्याल रखना है आपने। अच्छा, यहाँ से आपको फ्रेट फॉरवर्डर मिल जाते हैं। आप जब उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो आपसे यही चीजें मांगेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप उनसे इजीली जो है वो कोटेशन ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये चीज आती है कि ठीक है, हमें ये भी पता लग गया, अब हमने सप्लायर से बात, टर्म्स का भी पता लग गया, अब आगे बात कैसे करनी है। हमने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने उससे प्राइस लेनी है, उसमें निगोशिएट करना होता है। हमने अपनी जो मनी है उसकी एक वर्थ बनानी है, उसको वैल्यूएबल बनाना है। वो किस तरह होता है, मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है $2 की आपको एक पिलो दूंगा। आप कहते हैं अच्छा $2 में मुझे प्रॉफिट तो बन रहा है, अगर नहीं बन रहा तो आप उससे नेगोशिएट करेंगे कि 1.5 करो। अगर आपका 2 पे प्रॉफिट बन रहा है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उससे प्राइस नहीं कम करवाते, फिर आप उसको कहते हैं अच्छा मैं आपसे प्राइस नहीं कम करवा रहा, आपने मुझे टाइम पे डिलीवरी देनी है, टाइम पे प्रोडक्शन होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और आपने वो जो पैकेजिंग होती है, लोगो डिजाइन होता है, वो ब्रांड नेम जो लिखवाना है आपने ऊपर, ये सारी चीजें जो है वो आप उससे बार्गेनिंग करते हैं और ये चीजें ओके करवाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी आपने जो सोर्सिंग करनी है उसमें जान डालने के लिए ये जरूरी होता है कि आप उससे निगोशिएट करें, या आप बार्गेनिंग करके अपने रेट को कम करें, या बाकी चीजें करवा लें। तो ये आपने चीजें करनी होती है। अच्छा, अब इसमें एक चीज आती है कि हमने सप्लायर से कांटेक्ट करना है। अब मैं आ जाता हूँ पिलोज। अगर मैं कहता हूँ जस्ट, मैंने दो तरीके होते हैं कि मैंने यहाँ पिलोज लिखा तो प्रोडक्ट आ जाएंगी। एक और भी तरीका होता है कि मैंने पिलोज लिखा तो देखें यहाँ प्रोडक्ट आ रही है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा, नीचे आ जाएगा सप्लायर। अब प्रोडक्ट नहीं आएंगी, अब पिलोज के सप्लायर आएंगे सारे। देखें कंपनीज उनकी आएंगी। ये देख रहे हैं आप कि ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, कि ये कंपनी है जो पिलो भी बनाती है और बाकी चीजें भी बनाती है, कंपनी की मुकम्मल इंफॉर्मेशन भी आ रही है। दोनों तरीकों को हम कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि हम जो है वो पिलोज देखेंगे, अगर हमें रेलिवेंट प्रोडक्ट नहीं मिल रही, फिर हम सप्लायर पे चले जाएंगे, सप्लायर ढूंढ लेंगे। ये दोनों तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने पिलोज की सोर्सिंग करनी है, तो मैंने आगे किस चीज का ख्याल रखना है। आपने अली बाबा पे गए, आपने कहा अच्छा ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, आपने कहा ये प्रोडक्ट, ये जो है ना, ये पिलो दे रहा है और वेरीफाइड है, चाइनीज सप्लायर, ये इसके जेम्स भी अच्छे हैं, चैट नाउ। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट सप्लायर करते हैं। अच्छा, अब आपके सामने जो इंटरफेस है, इसमें आपने अपनी प्रोडक्ट की डिटेल देनी होती है। अब याद रखिएगा, आपने जब भी सोर्सिंग करनी है, आपको प्रोडक्ट की डिटेल पता होनी चाहिए। आपका जो भी कंपेटिटर है, आपने हंटिंग में सीखा होगा कि आप, या आगे सीख लेंगे कि कंपेटिटर कैसे चूज करते हैं। जो आपका कंपेटिटर होगा आप उसका मटेरियल यूज करेंगे। अब आप सोर्सिंग करने जा रहे हैं, आपको टर्म्स पता लग गई, आपको सारी चीजें पता लग गई कि सप्लायर को कांटेक्ट करना है, निगोशिएट भी करना है,
अब हमने लिखना क्या है, मिसाल के तौर पे अमेजोन के पेज पे आया। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ चीजें ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। स्लाइड्स तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, स्लाइड्स पे तो आप देख ही लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा ये कंपेटिटर है मैं इसका ये मटेरियल चूज करूंगा। मैं अपने पास एक वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसका सारा मटेरियल कॉपी करूंगा, 1 से 2 पिक्चर्स इसकी डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। मैंने कहा अच्छा ये होलो फाइबर है, रेक्टेंगल है, इसकी शेप वाइट है, ओके। मैं देखूंगा ये डायमेंशन है इसकी। मैं नीचे आ जाऊंगा इसका वेट देखने के लिए। इसका वेट यहाँ कहीं मेंशन नहीं है, मैं मजीद डिटेल देखूंगा कहीं ना कहीं मेंशन होगा। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे मुझे इसका वेट नहीं मिल रहा, तो मैं इसका जो है वो हीलियम चला लूंगा। ये आपके सामने इसका हीलियम आ रहा है, ये इसका सारा जो है वो बायोडाटा इधर आ जाएगा। ये देखें, इसका वेट अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है मेंशन, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, वेट इसका इसलिए इधर नहीं मौजूद कि ये डिस्पैच भी खुद कर रहा है और इसका प्रोडक्ट भी अपनी एफबीएम कर रहा है। एफबीएम का ये होता है कि वो पिक एंड शिप खुद कर रहा है, अमेजोन को पता ही नहीं है उसका वेट क्या है, क्योंकि अमेजोन पे उसने अपनी प्रोडक्ट को भेजा ही नहीं है। तो हम वो देख लेते हैं जो एफबीए हो इस, और जिसका कहीं ना कहीं जो है वो वेट अवेलेबल हो। आप बाकी कंफर्म कर दें निदा, आप जरा अपना जो है वो एक दफा डिस्कनेक्ट होकर दोबारा जो है वो कनेक्ट कर लें। आवाज तो क्लियर है, आप एक दफा नेट चेक कर लें। बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है, इसका मतलब है कि आपके एंड से इशू है, आप प्लीज इसको देख लें जिसका भी इशू आ रहा है, क्योंकि आप जरा उसको रिफ्रेश करेंगे तो ओके हो जाएगा। आप मुझे ये भी बता दें स्क्रीन भी आ रही है आपसे शेयर हो रही है, क्योंकि फिर वो अगर किसी को नहीं हो रही। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, इसका जो है वो 1.7 1.17 वेट है, और बाकी जैसे मैंने आपको डिटेल बताई, आपने उसी तरह इसकी यहाँ से बायोडाटा ले लेना है, जो मटेरियल है। कहने का मतलब क्या है कि आपने अपने कंपेटिटर का वेट, मटेरियल, सारा फैब्रिक आपने कॉपी करना है, और वो आपने एक डॉक्यूमेंट अपने पास बना लेना, उसमें लिख लेना है, ठीक है। उसमें एक से दो तस्वीरें भी आपने डाउनलोड कर लेनी है, ताकि आपके पास एटलीस्ट सबसे पहले क्या होगा, डाटा सारा आपके पास मौजूद होगा। कंपेटिटर का मैं आपको वैसे बता दूं, कंपेटिटर वो होता है जिसको आपने कॉपी करना होता है। अमेजोन पे आप सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने किसी को टारगेट रखना है। आपने देखना है कि अमेजोन पे सबसे ज्यादा जो है वो रेवेन्यू किसका है, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे आपने हीलियम चलाया, आपने देखा अच्छा पिलोज बेच रहे हैं सारे हीलियम एक्सरे पे, आपका जो रेवेन्यू जिसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, रेलिवेंट प्रोडक्ट होगी, वो आपका कंपेटिटर होता है। और आपने उसका मटेरियल कॉपी करना होता है, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि आप किस तरह का सेल करेंगे तो आपको फीडबैक अच्छा आएगा। आप कोई कंपेटिटर कोई टारगेट रखेंगे कि अच्छा यार ये बहुत अच्छा सेल कर रहा है, इसका रेवेन्यू तो जो 15-20 हज़ार डॉलर है मंथली, तो हम उसको कॉपी करेंगे जिसका रेवेन्यू अच्छा है। क्यों कॉपी करेंगे कि वो अच्छा कमा रहा है, इसका मतलब उसने अच्छी चीज जो है वो
लॉन्च की हुई है, उसने अच्छी लिस्ट लाइव की हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपेटिटर है हमारा, हम उसको कॉपी करके मार्केट में इन होंगे। आपने इसका मटेरियल कॉपी किया, इसकी डिटेल्स आपने जो है वो अपने पास सेव कर ली, आपने इसकी जितनी भी डिटेल है, पिक्चर है, वो आपने सेव कर ली। आप क्या करते हैं, इधर अली बाबा पे दोबारा आएंगे, आपने यहाँ सारी डिटेल लिखनी है। मिसाल दे रहा हूँ, देखिए कुछ अज्यूम चीजें करनी है, कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है, आपने अपने आप को खुद एक्सप्लोर करना है, आपने लकीर का फकीर नहीं बनना। आपको मैं मिसाल दूंगा लेकिन आपने उसको अच्छे अंदाज से खुद करना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ उसको कहता हूँ कि हाय आई एम शफकत या एबीसी, जो भी आप लिख लें, फ्रॉम XYZ कंपनी, जो भी है, ठीक है। या आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि शफकत हेयर डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग मैनेजर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी रैंडम आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं, कोई भी रैंडम आप चीज लिख सकते हैं। आपने लिखना है कि ये मेरा नाम है, मैं इस कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर हूं, ठीक है। और नीचे आपने लिखना है कि मैं आपसे एक प्रोडक्ट की कोटेशन लेना चाहता हूँ, मैं आपसे एक प्रोडक्ट की कोटेशन लेना चाहता हूँ जिसकी डिटेल जो है वो नीचे मेंशन है। अच्छा, आप यहाँ डिटेल नीचे भी मेंशन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट साथ अटैच भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। लेकिन आप यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ डिटेल मैनुअली लिख लेंगे कि मिसाल के तौर पे मेरी डिटेल है पिलोज, आपने नीचे लिखना है होलो फाइबर चाहिए, ठीक है। आपने लिखना है कि वो कॉटन, इनर फैब्रिक कॉटन होना चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ। आपने लिखना उसकी डायमेंशन, आपने नीचे लिखना उसका वेट, आपने नीचे उसके लिखना है कि जो उसकी जितनी भी जो है वो अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर है, वॉशेबल हो या जो भी, वो आपने लिखना है। और लास्ट पे आपने क्या लिखना है कि मुझे जो है वो इसकी EXW और DDP प्राइस दे, ठीक है। आई वांट EXW प्राइस एंड DDP एज वेल। क्या होगा, वो आपको फैक्ट्री प्राइस भी देगा और आपको अगर वो आपके वेयर हाउस में पहुंच जाता है तो उसकी भी प्राइस देगा, दोनों आपके पास आ जाएंगी, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये प्राइस मेरी बन रही है। तो ये आपने एक डॉक्यूमेंट इस तरह लिखना है और अटैचमेंट में ऐसे ऐड अटैचमेंट करेंगे आप। आपके सिस्टम में मिसाल के तौर पे ये पिक्चर है, तो आपने ऐसे करके पिक्चर लगानी है तो पिक्चर साथ लग जाएगी कि जी ये मेरी प्रोडक्ट की पिक्चर है। पिक्चर की आपने कोशिश करनी है हर एंगल से आपकी तस्वीर आ रही है। कभी भी अमेज़न का लिंक नहीं देना कि भाई मैं उसको कहूँ कि यहाँ से सारा कुछ खुद ही चेक कर ले। कभी आपने अपना वहां का अमेज़न से जो है वो कोई ब्रांड नेम लिखे होते हैं वो शो नहीं करना, आपने मैनुअली इधर कुछ लिखना है। करके आप सेंड इंक्वायरी नाउ करेंगे तो वो उसको चला जाएगा आपकी डिटेल, तो वो आपसे फिर राब्ता कर लेगा। और जब राब्ता करेगा तो ये आप अगर इधर देख रहे हो तो ऊपर एक टैब आ रहा होगा, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था मैसेजेस का, ये मैसेजेस, जब आपको वो रिस्पांस देगा तो मैसेजेस में आपके मैसेज आ जाएगा, तो आप उधर से चेक कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने इस देखा ये मैसेज आया है, वो बंदे ने मुझे कोटेशन का रिस्पांस रिप्लाई दिया हुआ है, ये देखें। तो यहाँ वो सारी डिटेल चैट या जो भी आपकी डिटेल होती है उसने यहाँ बातचीत आपकी हो रही होती है। आपने एक चीज का ख्याल रखना है, खा वो आप फीमेल हो या मेंस हो मेल हो, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, अली बाबा पे सारी चैट करनी है, आपने पर्सनल नहीं होना, आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देना, आपने अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देना, आपने अपनी सारी चीज सारी रिकॉर्ड पे रखनी है, अली बाबा पे सारी चैट करनी है। वो आपको कहेगा कि व्हाट्सएप नंबर दे, हम आपसे जो है वो रेट भी कम देगा व्हाट्सएप पे आपको, लेकिन वो फ्रॉड होता है बेसिक। तो आपने पर्सनली कोई उससे लिंक नहीं, आपने अली बाबा पे उससे सारा ये बार्गेनिंग हो रही है आपकी, कोई उसकी चीजें तय हो रही है कि मटेरियल ऐसा हो, ऐसा नहीं हमारे पास ऐसा है, वो कहेगा ये चीज पड़ी है, आप कहेंगे ये नहीं ये वाली ठीक है। वो फिर कहेगा अच्छा आपने कस्टमाइज पैकिंग करवानी है, आप कहेंगे हाँ जी मैंने लोगो लगवाना है, बताओ लोगो के कितने चार्जेस है। लोगो क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मैं भी कुछ को पता होगा। लोगो है मिसाल के तौर पे जे डॉट पे आप जाते हैं तो जे डॉट का एक लोगो है, जे डॉट, वो उसका ब्रांड है, ब्रांड का एक लोगो उन्होंने तैयार किया। इसी तरह आप देखते हैं ईडन रोप पे चले जाएं,
ये इस तरह जितने भी बड़े बाटा पे चले जाए, बड़े बड़े ब्रांड है, उन्होंने अपने एक साइन बनाया हुआ है, वो लोगो होता है। तो आप उसको कहते हैं कि मेरा लोगो भी लगाना है मेरी प्रोडक्ट पे। फिर आप उसको कहते हैं कि अच्छा आपने मुझे बताया इसकी पैकेजिंग कैसी होगी, आप पिल्लो तो भेजेंगे लेकिन किस पैकिंग में भेजेंगे, वो आपको अपनी पैकिंग दिखाएगा, फिर उसके भी वो चार्जेस आपको बताएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मैं आपको एक चीज समझाने लगा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपने ली कोटेशन और आपको उसने कहा कि आपने उस 3000 यूनिट ऑर्डर करने हैं। और एक चीज और ख्याल रखनी है कि अब देखें ये साइलेंट नाइट पिलोज मैंने ओपन किया था आपके सामने, ये सेट ऑफ 2 बेच रहा है और आपने इसको देखा कि अच्छा ये 3000 सेट मंथली बेच रहा है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि उधर उसको 3000 यूनिट कह देने हैं। आपने उसको कहना कि मुझे 3000 सेट चाहिए और ईच सेट जो है वो 2 पेयर पे होना चाहिए, 2 पिलो होने चाहिए ईच सेट में। ठीक है, बकायदा आपने ये मेंशन करना है कि 3000 सेट और 6000 यूनिट, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बाद में ऐसा होता है कि सप्लायर है वो बहुत तेज होते हैं, वो कहते हैं जनाब आपसे तो मेरी बात हुई थी 3000 यूनिट की, आप कहते हैं मैंने तो 3000 सेट कहा था। तो आपने ये क्लियर रखना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे उसने आपको कहा जनाब आपके 3000 सेट है, मैं आपको प्राइस दूंगा $2 EXW, फिर बता रहा हूँ EXW, ये आपका हो गया 6000। ठीक है, आपको पता लग गया कि मेरी एक प्रोडक्ट के जो फैक्ट्री प्राइस है या प्रोडक्शन प्राइस है वो है $2। फिर वो आपको कहता है कि आपने कहा अच्छा मुझे DDP चाहिए, मुझे EXW नहीं चाहिए। हम DDP ज्यादा रिकमेंड करते हैं ताकि ये खपत नहीं होती, वो बस तैयार कर और पहुंचा दे। हम उसको कहते हैं हमें शिपिंग कॉस्ट भी बताओ। आपने EXW बता दिया, शिपिंग कॉस्ट भी बताएं। वो कहते हैं अच्छा आपके 3000 यूनिट होंगे तो आपको, अब वो इसी तरह कहेगा जिस तरह मैं आपको बताने लगा। 3000 आपके यूनिट है तो आपको इसका जो है वो 9000 में लूंगा आपसे, $9000। आपको उसने सारी का बता दिया $9000। शिपिंग चार्जेस याद रखिएगा, उसने कहा आपको 9000 आपके शिपिंग चार्जेस है। अब आपने क्या करना है, साथ उसने आपको एक और चीज बता दी। आपने कहा कस्टमाइज पैकिंग करवानी है, उसने कहा अच्छा आपने कस्टमाइज पैकिंग करवानी है तो आपको लोगो में लगा के दूंगा 0.20 में। फिर आपने कहा अच्छा मैंने पैकेजिंग भी करवानी है, अच्छा पैकेज अच्छा बॉक्स होना चाहिए, उसने कहा अच्छा बॉक्स आपको अच्छा मैं बना दूंगा, उसके चार्जेस होंगे 0.80। ठीक है, वो आपको ये बता रहा है चीजें, आपने सारी आपके सामने है। अब आपने इसका कैलकुलेट करना है इसको कि यार मुझे एक प्रोडक्ट कितने में पड़ रही है। जो एक प्रोडक्ट आपको टोटल कॉस्ट उसकी आ रही है चाइना से लेके यूके आपके वेयर हाउस तक, वो DDP होती है। मैं यहाँ क्या करूंगा, मुझे पता है कि एक प्रोडक्ट के मुझे $2 चार्जेस है। सनाउल्ला साहब अगर आप लाइन ना मारे तो ज्यादा मेहरबानी होगी आपकी, डिस्टर्ब हो रहा है सेशन सारा। अच्छा, उसके बाद उसने मुझे लोगों के बता दिए, उसने मुझे ये बता दिए, तो मैं इन सब को जो है वो प्लस करूंगा। प्लस करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा $3। ठीक है जी, अब मुझे पता है उसने मुझे शिपिंग चार्जेस जो है वो $9000 बताए हैं, तो मैं $9000 को अपने 3000 सेट पे डिवाइड कर लूंगा। मेरे 3000 सेट हैं तो 9000 उसने मुझे प्राइस दिया तो मैं इस पे डिवाइड कर लूंगा, तो ईच सेट मेरे पास $3 आ जाएगा। ठीक है, ये $2 उसने ईच सेट की मैं बात कर रहा हूँ, सेट की कोटेशन की बात कर रहा हूँ कि $2 उसने हमें कहा कि जनाब आपको फैक्ट्री प्राइस एक सेट की जिसमें 2 पिलो हैं $2, लोगो 0.20, 0.80 बॉक्स, ये $3 में पड़ गया। उसने कहा 9000 आपके शिपिंग के चार्जेस लूंगा, आपकी प्रोडक्ट को आपके वेयर हाउस पहुंचा दूंगा। आपने 3000 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास $3 आ गया एक सेट का। तो 3 और 3 $6 आपकी DDP प्राइस होगी। ठीक है, ये आपकी DDP प्राइस होगी। तो ये आपको जहन में रखना कि कैलकुलेशन का ये तरीका होता है। अच्छा अब इसमें आप मजीद हम अपने दोबारा उसी साइट पे आते हैं। ये आपने उसे सेंड कर दिया, फिर आपने क्या करना है, आपकी ये डील सारी होगी, उसने आपको प्राइस भेजी, आपके $6 में फाइनल होगी। तो आपने देखना कि अच्छा मुझे इस पे प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आपने प्रॉफिट देखना है।
$6 मुझे मिली है। ध्यान से देखिएगा, मैं आ जाऊंगा गूगल पे और यहाँ लिखूंगा FBA कैलकुलेटर, FBA कैलकुलेटर यूके, मेरी प्रोडक्ट है यूके में, तो मैं यहां से ये ओपन कर लूंगा। अब यहाँ आप ध्यान रखें कि मैं क्या कुछ कर रहा हूं, वरना बाद में सब भूल जाते हैं कि कैसे किया था। ये मेरा कंपेटिटर है, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अज्यूम किया हुआ है कि ये मेरा कंपेटिटर है जिसका मैंने मटेरियल कॉपी किया। मैं इसका यहाँ से एशियन कॉपी करूंगा, ये मैंने एशियन कॉपी किया और मैं FBA कैलकुलेटर पे आ गया। मैंने यहाँ ये लिखा और मैंने सर्च कर लिया। अब उसने इसको कैच कर लिया, डायमेंशन वगैरह ऐड कर दिए। अच्छा, मैं कहता हूं कि मेरी प्राइस, अब ये थोड़ा सा आपने खुद चीजों को देखना है। देखें, मैं कहता हूं कि ये जो है वो मेरा कंपेटिटर सेल कर रहा है 12.99 में, ठीक है, मेरा कंपेटिटर सेल कर रहा है 12.99 में। मैंने मार्केट में इन होना तो एटलीस्ट मैंने इससे कुछ सेंट अपनी प्राइस कम रखनी है। वैसे हमने प्राइस ओवरऑल देखनी होती है क्रॉस द पेज, कि जो आपके प्रोडक्ट, आपसे रेलिवेंट प्रोडक्ट जो सेल हो रही है उसकी प्राइस क्या जा रही है। सेट ऑफ 2 सेल कर रहे हैं लोग, कितने का सेल कर रहे हैं ओवरऑल अक्रॉस द पेज। कुछ लोग 5-6 का भी सेल कर रहे होंगे, उनको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि बड़े ब्रांड होते हैं, उन्होंने वैसे ही सेल लगाई होती है, प्राइस गिरा देते हैं, उनको नहीं। कुछ होंगे वो 12.9, कुछ 13.9, कुछ 18.99, कुछ 11.99। तो जो मिनिमम होगा आपने वो जेन में रखना है। हमने यहाँ मिसाल के तौर पे इसकी 12.99 कंपेटिटर की प्राइस ऐड कर दी। हम कहते हैं कि हमने इतनी रखनी है जितनी हमारे कंपेटिटर की, हमने स्टार्ट यहां से लेना है। मैंने यहाँ कैलकुलेट किया, कुछ भी अभी नहीं किया, तो अभी ये इसका आ रहा है। मैं क्या करता हूं, मैंने देखा अच्छा मुझे $6 उसकी प्राइस मिली है और मैं यूके में सेल कर रहा हूँ। यूके में तो पाउंड चलता है, ये तो आपको पता होगा। मैं यहाँ करूंगा USD टू पाउंड। मैंने यहाँ लिखा $6, 4.61 पाउंड में वो प्राइस बनती है। मैंने ये देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान से देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में लिखा मैंने 4.60, जो मुझे DDP मिल रही है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता लगे कि अगर मैं $12 या $13 पाउंड का सेल कर रहा हूँ यूके में, तो मुझे कितना प्रॉफिट बचेगा, अमेजोन कितना चार्ज करेगा, अमेजोन स्टोरेज फीस कितनी लेगा, रेफरल फीस कितनी लेगा, अमेजोन के चार्जेस क्या कुछ होते हैं, और मुझे क्या बचेगा। तो देखें ये प्राइस है, रेफरल फीस अमेजोन 1.99 ले रहा है, ये 15% होती है, ठीक है। अमेजोन इसकी स्टोरेज फीस ये 3.19 ले रहा है, और मैंने ये अपनी DDP डाल दी जो मुझे सप्लायर से मिली कैलकुलेशन के बाद। फिर मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, मेरे पास क्या प्रॉफिट आया 20%। मैंने देखा 20% प्रॉफिट, ये प्रॉफिट चेक करने का तरीका है। अब इसमें एक चीज है कि 20% तो बहुत कम है, आपने PPC भी चलानी है, आपने बाकी चीजें भी करनी है। तो अब आपको पता लग गया कि भाई ये प्राइस जो है, ये मेरी जो है वो 20% मुझे प्रॉफिट दे रही है। मुझे थोड़ा सा उससे निगोशिएट करना है, बार्गेनिंग करनी है, ये प्राइस ज्यादा है, मुझे कोई और सप्लायर ढूंढना है, ये सप्लायर मुझे महंगा पड़ रहा है। आप फिर क्या करेंगे, अच्छा आप देखेंगे कि यार मुझे अब टारगेटेड प्राइस, इसे कहते हैं टारगेटेड प्राइस सिलेक्ट करना, कि आप सोर्सिंग करने जा रहे हैं, आपको पता हो कि मेरी कितनी प्राइस मुझे मिलनी चाहिए, कितनी मिलेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, ये आपने जहन में रखना है। ये आप पहले भी चेक कर सकते हैं, सोर्सिंग से पहले आपने प्रोडक्ट हंट की, आपने कंपेटिटर चूज किया, उसके बाद आप आगे FBA कैलकुलेटर पे आपने इसी तरह प्राइस पुट की, ये आपने अज्यूम कर ली। देखिए 4.60 पे मुझे कम प्रॉफिट है, 20% है। मैं कहता हूँ यार 4 पे चेक करता हूँ मुझे कितना प्रॉफिट है, 25%, गुड है, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम 4 पाउंड की मिले तो आप उस सप्लायर के साथ जाए, अदरवाइज आपको सप्लायर चेंज करना पड़ेगा या प्राइस कम करवानी पड़ेगी। ये टारगेटेड प्राइस होती है,
रिपीट करता हूं मैं आपको, आपने सोर्सिंग करनी है। आप बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं, आप मोबाइल लेने जाते हैं, तो आप देखें, हम मोबाइल लेते हैं तो उसको पहले नेट पे चेक करते हैं, अच्छा ये कितने का मिल रहा है, यार इतने का मिले तो ठीक है। आप लैपटॉप लेने जाते हैं यूज्ड में, गाड़ी लेने जाते हैं यूज्ड में, तो आप एक माइंड में अपने प्राइस सेट करके जाते हैं कि यार मुझे इतने हजार में, इतने लाख में मिलेगी तो गुड है, इससे ज्यादा जाएगी तो मेरे बजट से आउट है, मुझे कुछ नहीं बचना। ठीक है, तो आप सबसे पहले टारगेटेड प्राइस सेलेक्ट करते हैं। आपने कंपेटिटर चूज किया, उस मिनिमम प्राइस इधर रखी, कैलकुलेट किया, फिर आपने यहाँ कोई भी फर्जी प्राइस ऐड कर दी कि मुझे $4 का मिले। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मुझे 3 पाउंड का मिले, तो मुझे क्या बचेगा, 32%। इसका मतलब है कि आपने जेहन में रखना, अच्छा 3 पाउंड मेरी टारगेटेड प्राइस है। अब आप सोर्सिंग करने जाएंगे, आपको पता लगेगा, अच्छा जो सप्लायर है आपको कहेगा ना कि 5-6 में दे रहा हूँ या 7 में दे रहा हूँ, 8 में दे रहा हूँ, आपकी तरफ से क्रॉस है, उस पर रिजेक्ट है। आपको वो सप्लायर जो 3 पाउंड में दे रहा है, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो $4-4.5 बन जाएगा या $5 बन जाएगा। तो इस तरह टारगेटेड प्राइस सेलेक्ट करके आप सोर्सिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी ये डील भी उससे डन होगी कि जनाब $3-4 में, पाउंड में वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, आपको पता लगा मेरा ठीक है 30% प्रॉफिट मुझे इसमें बच रहा है। अब आपने सैंपल मंगवाना है, ठीक है, आप उससे निगोशिएट कर रहे हैं, फिर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपकी सारी चीजें फाइनल हो गई है, आपने अली बाबा पे उसको कहना है, सारी चीजें आपकी फाइनल होगी, आपने उसको कहना है ठीक है जी मुझे सैंपल चाहिए। सैंपल फ्री होता है, लेकिन शिपिंग चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। चाइना से मंगवाएंगे लाहौर या कराची तो शिपिंग चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, बाकी सैंपल फ्री होता है। ठीक है, आप सैंपल मंगवाएंगे एक सप्लायर का, एक अपने कंपेटिटर का। मिसाल के तौर पे ये आपका कंपेटिटर है, तो आप, आपका क्लाइंट यूके में है या आपके कोई रिसोर्सेज है यूके में, तो आप ये यूके से बाय करवा लेंगे और पाकिस्तान में अपने पास मंगवा लेंगे। आप वीए हैं तो ये आपने अपने पास मंगवाना है। इसी तरह आपने सप्लायर का भी सैंपल अपने पास मंगवा लेना है। दोनों सैंपल आपके पास होंगे, आप दोनों को वैल्यूएट करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, उनकी डायमेंशन देखेंगे, वेट देखेंगे, फिलिंग देखेंगे, हर तरह से उसको चेक करेंगे। फिर जो आपको इश्यूज नजर आएंगे वो आप सप्लायर को भेजेंगे कि भाईजान आपने मुझे सैंपल भेजा, सैंपल में ये मसले हैं, सिलाई का मसला है, फिलिंग का मसला है, जो भी है। और एक और चीज भी, ये जब आपने मसले बताने हैं सैंपल के बाद, तो एक कुछ और चीजें भी लिखनी है। वो क्या लिखनी है, ये आपका कंपेटिटर है, आपने इधर नीचे आ जाना है, आपने इसके नेगेटिव रिव्यू यहाँ से देखने हैं कि लोगों ने नेगेटिव फीडबैक क्या दिया हुआ है। मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखें, वो कह रहा है कि ये जो है वो कॉर्नर ऑफ पिलो स्टफिंग, इस तरह का इसका इशू है, ये नहीं ठीक, 1 स्टार दिया हुआ है। कुछ ने दिया होगा कि उसकी जो है ना फिलिंग नहीं ठीक, कुछ ने दिया होगा कि ये जो है वो जल्दी जो है वो इसकी फीलिंग खराब हो जाती है। आपने यहाँ से जो जो इश्यूज हैं वो कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में लगाने और एक डॉक्यूमेंट बना के उसको भेज देना कि ये सैंपल में मसले हैं, आप सैंपल को ठीक करें। सैंपल, उसने कहा ओके। जब आपको वो ये कहेगा कि ओके, फिर आपने उसके साथ जाना है। अच्छा, आपने जाना किस तरह, इंतहाई अहम बात, आप ऑनलाइन जो है वो काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आपने अली बाबा पे ऑर्डर प्लेस करना है, तो आपने उससे एक एग्रीमेंट करना है। मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं कि अपने पास जो डॉक्यूमेंट आप वर्ड का रखेंगे, उसमें आप ये सारी डिटेल मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने कहना कि ये सप्लायर है, मैं आपको एक एग्जांपल भी देखता हूँ, अगर मिल गई तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ऐसे में मेरी आदत है थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजें दिखाने करने की, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको कोई सैंपल मेरे पास हो एग्रीमेंट का। ये एग्रीमेंट हम भेजते हैं सप्लायर को, साइन करके स्कैन करके सप्लायर को अली बाबा पे ही भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, मैसेजेस जो आ रहे थे, जो मैंने आपको कहा था कि वो मैसेजेस में जाएंगे, चैट चल रही है आपकी, वहां आप उसको कहेंगे ठीक है सारी चीजें ओके, मैं आपको एग्रीमेंट भेज रहा हूँ, आप इसको प्रिंट करें, साइन करें, स्कैन करके दोबारा मुझे वापस भेजें। जब वो आपको भेजेगा तो आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, जो अली बाबा के रिकॉर्ड पे आएगा। तो लेट मी चेक कि अगर कोई एग्रीमेंट का सैंपल पड़ा तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं उसको भी देखता हूँ।
ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक ले लेते हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया, फिर आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। चले 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, तो मैं सैंपल भी निकाल लेता हूँ उसका, और 5 मिनट में आप जरा इसको अपने जहन में रिवाइज भी कर लें आपका, ताकि मिक्स ना हो। तो 5 मिनट तक जो है वो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जी हम स्टार्ट लेते हैं। जी ये आपके सामने एक एग्रीमेंट है बैक स्ट्रेचर का। ये देखें, मैंने सारी लिखी हुई है, इवन मैंने इतनी डीपली डिटेल लिखी है कि एक सैंपल मंगवाया था तो 3,000 इन्वेंट्री ऑर्डर करनी थी, तो लिख दिया कि 2,999 जो है वो हमने मंगवाने हैं, एक हमने पहले मंगवा लिया। ये आप इसके वो फॉर्मेट पे ना जाइएगा, थोड़ा ऑफिस का इशू है तो जिसकी वजह से टेम्पलेट जो है वो थोड़ा इस तरह है। लेकिन चीजें क्या लिखनी है आपने, बेसिक वो देखना है कि $42 का हमने कहा जी आपने पहले हमें सैंपल दे दिया था। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपसे, जरा कंफर्म कर दें सब, स्क्रीन अगर शेयर नहीं हो रही। फायजा आप प्लीज दोबारा अपने इंटरनेट को चेक कर लें, सबको शेयर हो रही है स्क्रीन। तो ये एक एग्रीमेंट है
जिसमें हमने डिटेल लिखी कि 3000 यूनिट चाहिए, एक आपने भेज दिया था, बाकी आपने रिमेनिंग भेजने हैं, ये तस्वीर है, ये ऊपर कलर वगैरह जो भी है। उसके बाद लिख दिया कि ये इस तरह की ऊपर स्ट्रिप लगी होगी, ठीक है। फाइनल ये प्रोडक्ट हुई, रिक्वायरमेंट लिखी कि ये रिक्वायरमेंट है, इसमें जो है वो हमें क्या क्या, आपने कितने कितने चार्जेस आपने हमें बताए हैं, सारी डिटेल लिखी है, ठीक है। लोगो का लिखा है, बॉक्स लिखा है कि आपने ये बॉक्स हमारे साथ फाइनल किया है, ये हमारा लोगो है, ये होता है एग्रीमेंट। और फाइनली इस तरह की हमारी प्रोडक्ट होगी। अब लास्ट में मैंने एक चीज लिखी है, वी विल पे 30% एडवांस, ठीक है। और 70% हम उस वक्त पे करते हैं जब हमारी इन्वेंट्री हमें रिसीव हो जाती है। हम 30% अलीबाबा पे करते हैं, बाकी हम जो है वो पे नहीं करते जब तक हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। अच्छा, अब वो आपको सैंपल का भी और उसके बाद इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है उसका भी लिंक भेजेगा अलीबाबा पे, ठीक है। अलीबाबा पे लिंक भेजेगा, वो आपने अपने क्लाइंट को भेज देना है, क्लाइंट उस पर क्लिक करेगा, पेमेंट का एक ड्राफ्ट ओपन हो जाएगा और वो पेमेंट कर देगा, ठीक है। ये तरीका होता है सोर्सिंग का, और लॉजिस्टिक का भी यही तरीका होता है। इसको मैं एक शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करूंगा लास्ट 2 से 4 मिनट में, ताकि आपको ये अगर मिक्स हो गया तो पूरी आपको क्लियर भी हो जाए। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है, सोर्सिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। अक्सर इसमें काफी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो समझ नहीं आती, लेकिन जब थोड़ा सा आप समझेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंतहाई मजे की चीज है। सोर्सिंग बहुत मजे की चीज है, थोड़ी सी समझ से ये करें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको इश्यू कोई नहीं है। अच्छा, आपको एक सवाल शायद आपके ज़हन में आ रहा हो कि ऑनलाइन आपने चीज तैयार करवाई है, तो आपको क्या पता कि वो कल को आपकी 30 दिन बाद जो प्रोडक्शन हुई है वो ठीक हुई है, कैसी हुई है, नहीं ठीक हुई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करवाते हैं, आउटसोर्स करते हैं। चाइना में कुछ सब एक्सपेंशन कंपनीज हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, गूगल से मिल जाती हैं, रिसोर्सेज होते हैं आपके जैसे हम हैं, हमारी चाइना में कुछ कंपनीज हैं जिनसे हमारे बिजनेस टर्म्स हैं, वो हमारी जो है वो प्रोडक्शन जितनी भी होती है उसकी इंस्पेक्शन करते हैं। $150-160 लेते हैं वो, और वो आपकी एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाते हैं। आप सप्लायर को वो कहते हैं कि यकम मार्च या अप्रैल या मई यकम को मेरी प्रोडक्ट तैयार हो जाएगी। उसने कहा ओके। आप कहेंगे कि यकम को मैं इंस्पेक्शन टीम को भेजूंगा, वो कहेगा ओके। तो इंस्पेक्शन टीम आपकी प्रोडक्ट की जो है वो इंस्पेक्शन करती है, बॉक्सेस को गिराती है, ओपन करती है, लोगो, क्वालिटी, मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग चेक करती है, इवन डायमेंशन। और वो आपको एक कंप्लीट तस्वीरों के साथ और बायोडाटा एक कंप्लीट रिपोर्ट भेजती है कि आपने जो इन्वेंट्री रेडी करवाई है वो कैसी है, ठीक है। अगर उसमें कोई मसले होते हैं तो आप सप्लायर को कहते हैं जी आपको 70% अभी पे करना है, आप ये चीजें ठीक करें फिर आप पेमेंट करें, ठीक है। तो इसमें सोर्सिंग अब है क्या, मैं इसको थोड़ा वाइंड अप करता हूं तो आपको शॉर्ट वे में समझाता हूं। आपने अपनी एक प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, आपने पिलोज ढूंढा, आपने पिलोज को अलीबाबा पे सर्च किया कि कौन मैन्युफैक्चरर है, आपने मैन्युफैक्चरर ढूंढ लिया, आपने उसको कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके आपने उसको अपनी रिक्वायरमेंट भेजी। आपने कहा ये मटेरियल है, ये चीजें हैं, मुझे इसकी कोटेशन दो। कोटेशन 2 से 3 तरह से होती है, EXW दो और DDP दो। FOB हम लेते ही नहीं, आप उसको छोड़ दें, जस्ट आपको पता होना चाहिए। आप उसको कहें मुझे EXW और DDP दे दे, वो आपको EXW भी देगा, DDP भी देगा। अगर सिर्फ EXW देता है तो आप उससे डिमांड करें कि मुझे DDP दे दो, ताकि EXW से जान छुटे, फ्रेट फॉरवर्डर से जान छुटे, टोटल DDP आ जाए। वो आपको DDP दे देगा, वो आपकी लैंडिंग कॉस्ट कह लो या DDP प्राइस आ जाएगी। आप फिर क्या करेंगे, फिर आप उससे सैंपल मंगवाएंगे, उसके बाद आप जो है वो उसको सैंपल को वैल्यूएट करेंगे कंपेटिटर के सैंपल मंगवाने के बाद। और फिर अगर उसमें कुछ खामियां हैं या नेगेटिव रिव्यूज आपने कॉपी किए हैं तो वो आप उसको सेंड करेंगे, और उसके बाद आप जो है वो इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे एग्रीमेंट के साथ। एग्रीमेंट का टेम्पलेट मैंने आपको दिखा दिया। तो ये एक शॉर्ट वे में सोर्सिंग है। इसमें जो आपने मटेरियल देना होता है, और सोर्सिंग स्टार्ट करने से पहले आपने अपना कंपेटिटर जो है वो चूज करना होता है और उसका मटेरियल कॉपी करना होता है। फिर आप उसकी प्राइस को FOB वो FPA कैलकुलेटर में पुट करके
चेक करते हैं कि मेरी टारगेटेड प्राइस क्या होगी जिसपे मुझे 25 या 30% प्रॉफिट, 30% जेब में रखना है, तो मुझे 30% प्रॉफिट जो है वो किस पे पड़ रहा है। ये मैं आपको दोबारा जरा कर देता हूँ क्योंकि इस पे आपको कंफ्यूजन होगी कि भाई कितनी मिलती है। तो मैं एफपीए कैलकुलेटर पे दोबारा आता हूँ। मैं यहाँ से आ गया, किसी और प्रोडक्ट की मैंने सोर्सिंग करनी है। मैं कहता हूँ मेरे पास ना बाथ ट्रे है, या मैंने इसकी ना सोर्सिंग करनी है। अब मैंने करनी है सोर्सिंग इनिशियल, बिल्कुल स्टार्ट, मैंने एक प्रोडक्ट ढूंढी हुई है। तो ये प्रोडक्ट मुझे पता चाहिए, प्रोडक्ट है ये वाली नहीं है, ये है। और मैं कहता हूँ अच्छा ये 2600 रिव्यूज हैं, ये रेवेन्यू भी ज्यादा कमा रहा है। मैंने हीलियम से चेक कर लिया, मिसाल दे रहा हूँ, मैंने कहा ये मेरा कंपेटिटर है। मैंने इसका यहां से जो है वो एशियन कॉपी किया, इधर आके मैंने इसका एशियन लिया, कॉपी किया। मैंने एफबीए कैलकुलेटर पे आया और मैंने यहाँ जो है वो दोबारा से मैं इसको ओपन करूंगा ताकि आपको जो है वो कोई इश्यू ही ना हो। एफबीए कैलकुलेटर यूके किया मैंने, अगर यूएस है तो यूएस कर लेना, ऐसा ना हो कि आप कहें कि हमें तो यूके ही बताया था, यूएस। मैंने यहाँ एशियन पुट किया, दोबारा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और मैंने सर्च कर लिया। ओके ओके, असल में यहाँ एक सेलर सेंट्रल ओपन है जिसकी वजह से वो इशू कर रहा है। मैंने यहाँ लिखा एफबीए कैलकुलेटर यूके, वो कहता है यहाँ से ओपन कर लें। मैंने ओपन किया, ये देखो कह रहा है कंटिन्यू इन सेलर सेंट्रल, ये कंटिन्यू एज ए गेस्ट, मैं एज ए गेस्ट करूंगा। मैंने यहाँ वही एशियन पेस्ट किया, सर्च किया, उसने कॉपी कर लिया। मैंने कहा अच्छा इसकी प्राइस क्या है मैं देख लूं। अब मैं टारगेट, अब मैंने सोर्सिंग करनी है, अभी उससे पहले के काम कर रहा हूँ आपको जस्ट रिवाइज करके समझाने, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल बिगनर हूँ। मैंने सोर्सिंग करनी है, मुझे नहीं पता मैंने कैसे करनी है, तो मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। 21.99 है, लेकिन मैं कहता हूँ बाकी कुछ 20 भी बेच रहे थे, कोई 19 भी बेच रहे थे। मैं इसकी प्राइस रखूंगा कम से कम 19.99 या 18.99। अब मैं टारगेटेड प्राइस रखने लगा हूँ, ठीक है। मैंने कैलकुलेट किया, अब मैंने ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो, अब मुझे पता लग गया कि यार इस पे अमेजोन इतने चार्ज कर रहा है, रेफरल फीस इतना ले रहा है। मैंने यहाँ मिसाल के तौर पे 6 ऐड किया। मैंने कहा 6 अगर मुझे मिले इसकी कॉस्ट तो कितना, 23% प्रॉफिट। देखिए मैंने अज्यूम किया, मुझे नहीं मिली, मैंने सिंपल इसको अज्यूम किया। तो आपने इसी तरह अज्यूम करके चेक कर लेना। अच्छा 23% माना मतलब कि मैं 6 पे छलांग मारूं, मैक्सिमम 6 मिला तो 23%। अब मैंने सप्लायर के पास जाना और उसको टच करना, जो मुझे 6 प्राइस देगा मैं उसके साथ जाऊंगा, जो इससे ज्यादा देगा मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। ये होता है सोर्सिंग का तरीका। अब एक चीज की आपको कंफ्यूजन होगी, वो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, कैलकुलेशन की, ठीक है। देखें मैंने आपको बताया कि आपको सप्लायर ने कहा कि आपको ये प्रोडक्ट जो है वो मैं 1000 यूनिट है आपका, उसने कहा ठीक है 1000 यूनिट आपको मिलेगा 5000 का। तो मुझे उसने बताया कि $5 आपको EXW उसने मुझे दी। डीडीपी जब देंगे तो बात ही खत्म है ना, डीडीपी देंगे तो बात ही खत्म है। उसने कहा कि आपको $5 की एक बाथ ट्रे मिलेगी। आपको पता लगे अच्छा $5, फिर आप उसको कहते हैं कि मुझे बताओ कि इसकी पैकिंग कैसी होगी, लोगो वगैरह लगाना है। वो कहता है 0.50 में ये सारा पैकेज दे दूंगा, कस्टमाइज जो भी आपने करवाना है। ये आपके पास EXW आ गई प्राइस, EXW। अब आपने फ्रेट फॉरवर्डर को कांटेक्ट किया, उससे सारी आपने डिटेल दी और उसको कहा कि मुझे ये मेरे 1000 यूनिट आपने उठाने हैं, मुझे बताओ कितने चार्जेस लोगे। ये एक मिसाल है, ये सप्लायर ये आपको कहता है मैं आपको शिपिंग सर्विस भी देता हूँ,
मैं आपको शिपिंग के चार्जेस भी कैलकुलेट करके देता हूँ। तो वो कहता है 1000 पीस जो है वो मैं आपका 3000 में ले जाऊंगा, ठीक है। वो 3000 में यूके में पहुंचाएगा। तो वो 3000 को मैं 1000 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा $3। अब 5.5 प्लस 3 8.5 ये मेरी डीडीपी है, ये मेरी डीडीपी है। इस 8.5 को मैं एफबीए कैलकुलेटर में चेक करूंगा कि भाई मुझे ये फायदे में है या नुकसान में। तो ये होता है सोर्सिंग का और प्रॉफिट मार्जिन चेक करने का मेथड। और एक और चीज आपको बताऊं, खास ख्याल रखिएगा कि आपने जब सोर्सिंग करनी है तो आपने चाइना से 3-4 हजार या 2000 यूनिट उठाने हैं, यूके भेजने हैं। अमेजोन तो स्टार्ट में 200 से ज्यादा पीस एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? आप यूके में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक जिसे 3PL कहते हैं उसकी सर्विसेज लेते हैं हर क्लाइंट के लिए। वो क्या होती है, यानी यूके में आप एक रेंट पे वेयर हाउस लेते हैं जिसमें आपकी प्रोडक्ट पड़ी होती है, मंथली आप रेंट पे करते हैं। 3000 यूनिट उधर भेजेंगे और वहां से 200 400 200 400 600 1000 अमेजोन भेजते जाएंगे सेल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये रेंट पे आपको वेयर हाउस कैसे मिलता है? रिस्की है। वो रिसोर्सेज भी होते हैं, रिसोर्सेज को ही टच करना चाहिए। जैसे हम एक कंपनी है, हमारे यूके में लॉन्चेस हैं, तो हमें वहाँ हमारे पहले से जो है वो बिजनेस टर्म्स हैं कुछ लोगों से जो हमें सर्विस ये देते हैं, हम वो आपको रिकमेंड कर देंगे। और अगर आप खुद लेना चाहें तो गूगल करेंगे कि 3PL सर्विस इन यूके या वेयर हाउस इन यूके, तो कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, आप उनको टच कर सकते। तो उनको आप कहेंगे कि ये मेरा माल आ रहा है तो आपने इसको रखना है अपने पास, तो वो आपको एक चार्जेस बता देगा कि आपके 3000 के इतने चार्जेस हैं, ठीक है। ये सोर्सिंग का सारा मेथड होता है, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक। तो मुझे ये बता दें आपके आपको कुछ समझ आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या कंफ्यूजन है या क्या है? कोशिश मैंने की है कि कॉम्प्लिकेटेड था उसको आसान और सादा अल्फाज में आपको समझाऊं प्रैक्टिकली। अमूमन हम स्लाइड्स पे समझाते हैं, शायद आपके पहले सेशन हुए होंगे, आपने स्लाइड्स पे सारी चीजें की होंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकली ये चीज को दिखाता हूँ, क्योंकि सोर्सिंग टॉपिक ही ऐसा है कि जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो यही होगा। अच्छा, अब हमारे पास 10 मिनट है, तो मैं जो है वो जल्दी से हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, तो ताकि जो है वो अगर किसी का कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। तो जस्ट अ मोमेंट, मैं जरा आपको अलाउ कर दूं, आप फिर जी आप बारी बारी सवाल कर सकते हैं। सनाउल्लाह आप बताएं प्लीज। जी सवाल किसी का है तो कर ले। सर कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए? प्रॉफिट मार्जिन आपने कोई प्रोडक्ट हंट करनी है तो 30% होना चाहिए। सर ये मैन्युफैक्चरर हम सिर्फ अलीबाबा पे ही फाउंड कर सकते हैं कि अमेजोन पे भी मिल सकता है हमें? अमेजोन पे नहीं, अमेजोन पे नहीं मिल सकता। वहां तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगी, आपने तो प्रोडक्शन करवानी है तो आपको अलीबाबा से। वैसे देखें, आप पाकिस्तान में है तो सियालकोट आपको पता है स्पोर्ट्स की मार्केट है एक बड़ी, फैसलाबाद टेक्सटाइल की, आप यहाँ से भी सोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी और कंट्री से करनी है तो अलीबाबा इसलिए बेस्ट है कि वहाँ पेमेंट प्रोटेक्शन भी है, वहाँ जो है वो आपकी पेमेंट सेफ है, तो इसलिए आप वहाँ करते हैं। जी सर ठीक है। और सर सर ये मुझे एक और सवाल करना था। एक मिनट, ये जो अनम आपका शायद क्वेश्चन था उसमें यह है कि चाइनीज में नहीं, हम उनसे इंग्लिश में ही बात करेंगे। अलीबाबा पे हम इंग्लिश में सारी कन्वर्सेशन करेंगे। जी कोई और क्वेश्चन? जी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये 30% पेमेंट जो हम एडवांस पे करते हैं जी सप्लायर को,
तो बाकी रिमेनिंग 70% जो पेमेंट रह जाती है वो हम स्टॉक अमेजोन वेयर हाउस पहुँचने के बाद पे करेंगे 70%। अमेजोन या आपने अगर वहाँ रेंट पे जो लिया होगा वहां जब आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी तो उस वक्त अच्छा, इसमें दो तरीके होते हैं। अगर आपको सप्लायर ने डीडीपी दी है, ठीक है, अगर आपको सप्लायर ने डीडीपी दी है तो आप 30% पहले पे करेंगे और 70% उस वक्त पे करेंगे जब वो आपके वेयर हाउस में पहुंचा देगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो आपको कहता है कि जनाब ये EXW प्राइस है ये पर शिपिंग अलग है, तो फिर क्या होता है कि आप 30% EXW प्राइस का 30% पेमेंट पे करते हैं आप, और उसके बाद जब आपकी प्रोडक्शन हो जाती है तो EXW प्राइस का 70% रिमेनिंग उसको देते हैं। जब वो आपकी प्रोडक्ट को शिप करते हैं तो आप शिपिंग चार्जेस 30% देते हैं, और जब आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाती है तो 70% अपनी प्रोडक्ट के पहुंचने के रिमेनिंग शिपिंग चार्जेस दे देते हैं। EXW जो हम प्राइस देते हैं, अगर हम वो लेते हैं ऑप्शन, तो हमें क्या पता जब वो 70% की डिमांड करेगा सप्लायर, तो हमें क्या पता कि हमारा स्टॉक रेडी है? आप इंस्पेक्शन करवाएंगे ना। अच्छा, इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर हम उसको 70% पे करेंगे। जी ठीक है। सर जी इंस्पेक्शन के लिए कोई अकाउंट बनाना पड़ता है, मतलब जो इंस्पेक्टर्स होते हैं? नहीं, कोई अकाउंट नहीं बनाना पड़ता आपको। ये कुछ जानने वाले रिसोर्सेज होते हैं, वहां से भी मिल जाते हैं, वैसे आपको गूगल से भी मिल जाते हैं, और अलीबाबा पे भी जब आप ऑर्डर करते हैं ना, एक चीज आपको दिखाऊं, अलीबाबा के डैशबोर्ड पे चलें। अब आपको मैंने बात की समझा देता हूँ कि ये देखें कि अब मैंने एक मिसाल है, ऑर्डर कोई किया हुआ है, मैंने कोई इन्वेंट्री ऑर्डर की थी, तो ये अब मेरे पास ऑर्डर की एक टैब आ रहा है। मैं इसको ओपन करूंगा और मैं आपको ये बता देता हूँ साथ। आप अपने ये देखें, ये सारे आपकी जब इन्वेंट्री ऑर्डर हो जाती है तो इधर सारा उसकी डिटेल आ रही होती है कि आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। देखें, री ऑर्डर कर सकते हैं सैंपल के बाद, उसे ट्रैक करना है, कोई इश्यू आ गया है, वो सारी यहाँ डिटेल आ रही होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मेरा एक ऑर्डर था, इसको किया है। अब अगर मैंने इंस्पेक्शन करवानी है तो जब ये ऑर्डर हो जाता है तो नीचे एक लिंक आ रहा था कि अब अगर आप अलीबाबा के थ्रू जो है वो करवाना चाहते हैं इंस्पेक्शन, तो अलीबाबा भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है, तो हम यहाँ से भी करवा सकते हैं अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है या आपको कोई ऐसी कोई अथेंटिक आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है तो। जी ठीक है सर। और सर वो जो आप एक बता रहे थे कंपटीटर से सैंपल मंगवाना होता है, सर उसके लिए भी पहले पूरा क्राइटेरिया देखना पड़ता है कि वो हमारी प्रोडक्ट मतलब हमारी प्राइस में, हमारे रेवेन्यू पे वो ठीक उतर रहा है फिर हम वो मंगवाएंगे, हाँ जी बिल्कुल, या हम ऑब्वियसली वो रैंडम कोई अगर सैंपल मंगवा के देखेंगे भाई वो ठीक है कि या नहीं? नहीं रैंडम नहीं मंगवाना, आपका वो एक्चुअल में कंपेटिटर होगा तो आपने मंगवाना है। ऑब्वियसली वो सारी चीजें आपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चेक कर ली होगी कि रेवेन्यू उसका अच्छा है, वो आपकी जो है प्रोडक्ट अच्छी है, यानी कि वो आप सेल कर सकते हैं मार्केट में, उसकी वैल्यू है, सारी चीजें आप चेक करने के बाद आपको पता लगा अच्छा यार यही कंपेटिटर है मेरा, फिर आप सैंपल ऑर्डर करेंगे उसका। और ये सर जरूरी होता है सैंपल मंगवाना कि वैसे भी चलेगा? नहीं, सैंपल बहुत ज्यादा जरूरी है, इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सैंपल तो मल्टीपर्पज के लिए आपको चाहिए। एक तो आपने एनालिसिस करना है, आप देखिए आप वीए है ना, आप रिस्पॉन्सिबल है क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट के, आपने उसकी इन्वेस्टमेंट लगानी है, आप सैंपल को वैल्यूएट करेंगे, अगर एनालिसिस नहीं करेंगे खराब प्रोडक्ट चलेगी तो कौन जिम्मेदार है आप। तो एक तो सैंपल होना चाहिए ताकि आप क्लाइंट को कल को कहें जी ठीक है, किस्मत में एक मिसाल है रास्ते में कोई मसला हो गया, जो चीज थे मैंने अपना काम मुकम्मल किया, देखें सैंपल मेरे पास आया था, मैंने उसका एनालिसिस किया, मैंने अलीबाबा पे उसको सारी जो है वो अपनी डिमांड भेजी है, मसले भेजे हैं, तो वो सारी चीजें उसके पास चली जाएंगी, उसको पता लगेगा अच्छा यार मेरे वीए ने कंप्लीट काम किया। अब अगर एक मिसाल है कोई और इशू आ गया तो वो तो एक नसीब की बात है। और एक और जी चीज, सैंपल दो चार और चीजों के लिए भी जरूरी होता है कि आगे आप सीखेंगे आपकी लिस्टिंग क्रिएशन, तो आपने अमेजोन पे वो एक एरर दूर करना होता है 5665 एरर, उसके बाद आपको और काफी जगहों पे जो है वो सैंपल आपने फोटोशूट के लिए भिजवाना होता है, आपने वीडियो के लिए भिजवाना होता है, तो इन सब चीजों के लिए आपके पास होगा तो आप भिजवाएंगे, अदरवाइज आप डिपेंड कर रहे होंगे अपने सप्लायर पे। जी ठीक है। जी और कोई क्वेश्चन?
और सर ये जो आपने समझाने के लिए, ये आपने सिर्फ समझाने के लिए बताया है या वैसे भी ऐसे ही हमें करना चाहिए कि इतनी प्राइस बाकी सारे दे रहे हैं हमारे कंपटीटर्स, तो हमें इससे कम प्राइस रख के देखना चाहिए कि मुझे मार्जिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो ये हम आप वैसे ही बता रहे थे कि हमें वैसे भी ऐसे ही देखना चाहिए कि हमें कम से कम प्राइस रख के तो अपना मार्जिन देखना चाहिए, ऐसे तो हमें लॉस होगा कि वो प्राइस इतने की है लेकिन हमने इतनी रख के तो अपना मार्जिन देख रहे हैं। नहीं, आपने एक्चुअल में भी ऐसे करना है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि आप सेल करने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट मार्केट में इन होने जा रहे हैं, तो लोग आपको क्यों परचेज करेंगे आपकी प्रोडक्ट? आप कम जानते प्राइस। ही कोई नहीं है, आपकी लिस्टिंग पे रिव्यूज ही कोई नहीं है। आप प्राइस कम रखेंगे तो कोई जो है वो आपकी लिस्टिंग पे आएगा। तो आपने तो सर प्राइस कम ऐसे तो रख हमें लॉस होगा नहीं नहीं कि देखें, हम लॉस इतनी की बाय कर रहे हैं और हमें मार्जिन कम मिल रहा है। आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, आपको लॉस नहीं होगा। यही तो असल बात है कि आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं, आपने सैंपल या चीजें आपने कम से कम प्राइस रखी और सोर्सिंग की, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग 30% प्रॉफिट निकाल लिया तो बेस्ट है। और ऐसा ही होता है। एक देखें, वो जो उन्होंने प्राइस रखी होती है ना, वो मार्केट में करसे से बैठे हैं, उन्होंने अप एंड डाउन करते रहते हैं प्राइसेस का। तो आपने उससे 1 पाउंड या $1 कम रखी है, तो $1 क्या है? 20 का बेच रहे, आपने $1 कम रखी है। आप अपनी जो सोर्सिंग प्राइस है वो अच्छी लेंगे। यही तो वर्किंग करनी होती है। उसमें दो फायदे होते हैं। एक मिसाल है, आपने अभी इनिशियल प्राइस रखी 19, आपको पता मार्केट में कोई 19 बेच ही नहीं रहा, आपने रखी है। अब क्या होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग अच्छी एक सोर्सिंग मिल गई, 25% चलो प्रॉफिट मिल गया। लेकिन जब आप सेलिंग स्टार्ट करेंगे दूसरे तीसरे महीने, आपने प्राइस बढ़ानी है। आपने टारगेटेड अपनी प्राइस जो है वो कंपेटिटर की उसको जो है वो क्लिक करना है, उससे भी बल्कि शायद आपको बढ़ाए। आप देखें मार्केट में लोग जो है वो 25 का सेल कर रहे हैं, आप 25 तक जाएंगे। अब आप 25 तक जाएंगे तो 6 पाउंड या $1 आपको सेव हो रहे हैं। आपका वही बेनिफिट है, आपको ये फ्यूचर में इसका बेनिफिट होगा। तो इसलिए स्टार्ट में प्राइस आपने कम से कम पे ये चीजें करनी है। जी ठीक है। सरफराज, आप मेरी तरफ से अनम्यूट हैं, आप अपनी तरफ से उसको अनम्यूट कर लें प्लीज। जी प्लीज, कोई और क्वेश्चन है तो। मैं जी, सैंपल फ्री मिलता है, मैक्सिमम लोग फ्री देते हैं। लेकिन शिपिंग चार्जेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया शिपिंग चार्जेस होते हैं। क्योंकि चाइना से आ रहा होता है, DHL वगैरह के चार्जेस होते हैं। और अगर कुछ लोग होते हैं सैंपल भी कॉस्ट करते हैं, वो कहते हैं अगर आपने नेक्स्ट या वन हमसे नहीं मंगवाना, या उनको ये होता है कि यार कल कोई ऑर्डर दे ना दे, तो आपसे वो सैंपल के भी समटाइम चार्जेस लेते हैं। और वो कहते हैं कल को जब आप इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे तो उसमें हम इसको माइनस कर लेंगे। जी कोई और क्वेश्चन है? और सर इंस्पेक्शन जो इंस्पेक्शन कंपनीज होती हैं वो हमेशा रिलायबल होती हैं? जी रिलायबल होती है। उसमें आपको देखें, इसीलिए तो आपको बताया कि आपने अली बाबा से करवाना है या आपने अपना कोई सोर्स यूज करना है। जैसे हमारे सोर्स हैं वो हमें पता है, एक दो कंपनी हमारी है अच्छी, हमें इंस्पेक्शन करके देती है, हम उन्हें ही देते हैं टास्क। और अगर आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, आपका कोई सोर्स भी नहीं है, तो आप अली बाबा को प्रेफर करेंगे, ताकि कल को कोई मसला हो तो आप अली बाबा को कह सके कि जनाब आपने रिकमेंड किया था और हमने आपके अकॉर्डिंग ये किया। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि ये जो पेमेंट मोड होती है, ये कोई डेबिट कार्ड यूज हो जाता है इसमें स्पेसिफिक, या क्रेडिट कार्ड ही चलता है इसमें? जी इसमें जो आपको लिंक भेजता है, जो ड्राफ्ट आपके पास एक भेजता है, उसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जी पेपैल ये आप यूज कर सकते हैं। सर, पेपैल तो कि पाकिस्तान में तो जरा थोड़ा सा मसला ही होगा एट स्टार्टिंग, तो आई थिंक डेबिट कार्ड इज अ गुड चॉइस। तो आप क्या स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे? एग्जाम्पल दिए देखें, वो आप डेबिट से करें, क्रेडिट से करें या पेपैल से करें, तीनों सेफ है। बस ये तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है मैक्सिमम अल्फला बैंक की 5 लाख की ट्रांजैक्शन की लिमिट है, इससे ज्यादा तो किसी बैंक की नहीं है। तो आपको ये ऐसा करना पड़ता है कि 2-3 पार्शली आप पेमेंट करेंगे उसकी लिंक की ना। क्योंकि अगर एक मिसाल है $10,000 पेमेंट है, तो वो आपकी 16-17 लाख या 18 लाख बनेगी, तो आप
एक दिन में तो नहीं कर सकते, आपको तो एक दिन में आप 5 लाख ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। और बस ये है, वैसे तो डेबिट से भी हो जाती है, क्रेडिट से भी हो जाती है। पेपैल का आपको इसलिए बताया कि मेरा फर्ज है आपको बताना कि आपको पता हो कि पेपैल भी कुछ बाहर के लोग भी शायद ज्वाइन किया होगा उन्होंने, तो वो भी ये यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक्स लॉट, थैंक यू। जी कोई और क्वेश्चन? जी ये साउथ अफ्रीका से पेपैल हो या यूके से हो या यूएस से हो, आपने अगर पेमेंट के लिए यूज करना है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। हम जब मार्जिन निकालते हैं अपना 23% या 25%, तो हमने जो इंस्पेक्शन टीम को देना होता है और जो भी उनकी प्राइस होती है उसको देनी होती है, और यूके वेयर हाउस में जो भी देनी होती है प्राइस, उसको निकाल के वो मार्जिन अपना सेलेक्ट करते हैं, या वो उसी में से देना होता है हम उनको? उसमें ये होता है कि आप जो है वो जब मार्जिन रखते हैं तो जो आपने इंस्पेक्शन के देने होते हैं या आपने फोटोशूट के देने होते हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, वो आप पहले क्लाइंट को बताते हैं कि जनाब ये आपके चार्जेस होंगे। वो लैंडिंग कॉस्ट में नहीं आते, इस डीडीपी में नहीं आते। हाँ अगर आपके वेयर हाउस के चार्जेस मिसाल के तौर पे ज्यादा हैं तो आप उसको ऐड कर लेते हैं अपनी लैंडिंग कॉस्ट में। वो कैसे? लैंडिंग कॉस्ट का ये मतलब है जो आपको डीडीपी एक मिसाल है मिलती है यूके पहुंचने तक जो चार्जेस है वो कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके 1000 पीस है और आपको उसने वेयर हाउस में जो आपने रखवाया तो उसने आपको कहा कि आपका 1000 पर मंथ लूंगा मैं आपसे, तो आपने 1000 को 1000 पे डिवाइड कर लिया, $1 आपके पास या पाउंड आपके पास पर पीस या पर यूनिट आपके पास उसकी कॉस्ट आ गई, तो आप उसी डीडीपी में इसको भी ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा आपके साथ। उसमें आपके पास ये चीज होती है कि अगर आपने जो है वो 30% प्रॉफिट की रखी हुई है कोई प्रोडक्ट, तो इस तरह के अगर कोई चार्जेस आ जाते हैं तो मैक्सिमम आप 25% तक आ जाएंगे, फिर भी अच्छा है। तो अगर आपने 20% या 23% कोई प्रॉफिट की ढूंढी होगी तो कल को आप जब जाएंगे तो लॉन्च करेंगे तो ऑब्वियसली इस तरह के एक्सपेंस आएंगे तो आप लॉस में जाएंगे, तो इसलिए 30% आपने ज़हन में रखना है। जी अनम। जी कोई क्वेश्चन और है तो कर लें वरना जो है वो आप जी जी मैं आपको जैसे मैंने आपको एक चीज बताई है अभी देखें मैंने इसीलिए अनम्यूट भी किया कि क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन चैट में आ रहे हैं तो मैं उसका रिस्पांस दे देता हूँ। एक आपने सवाल किया कि इस सारे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, तो टाइम का ये है कि आप ये डिपेंड करता है आपकी सोर्सिंग पे, 1 महीना भी लग जाता है, 10 दिन भी लग सकते हैं और 3 माह भी लग सकते हैं। लेकिन आपने जिस दिन प्रोडक्शन ऑर्डर कर दिया, आपने अपनी प्रोडक्ट को इन्वेंट्री को ऑर्डर कर दिया 1 मई को, अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट में समझाई थी कि 3 माह का ड्यूरेशन होता है, तो आपने 3 माह की इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है। जिस दिन आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाए, लाइव हो जाए अमेजोन पे, तो आप अपने क्लाइंट को कहेंगे जनाब 3 माह का माल मंगवाया था, 3 माह भी हमें पिछला माल पहुंचने में टाइम लगेगा, तो आज इन्वेंट्री ऑर्डर कर दें। नेक्स्ट सेकंड इन्वेंट्री आपने उस दिन ऑर्डर कर देनी, क्योंकि 3 माह का आपने स्टॉक मंगवाया था और 3 माह पीछे से लगने, तो 3 माह इसलिए आपने 3 माह की इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है। तो इन्वेंट्री की प्रोडक्शन पीरियड, शिपिंग पीरियड, ये 3 माह का कम से कम होता है। अच्छा इसमें आपको मैं लास्ट में मुकम्मल करने से पहले एक चीज बता दूं, ये सैंपल आपको चाहिए तो आप राब्ता कर लीजिएगा, सैंपल किस तरह का और उस चीजों पे मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। अच्छा आपकी जो है वो ये देखें, ये जो है ना आपका प्रॉफिट मार्जिन, ये वही है जो मैंने आपको एफपीए कैलकुलेटर पे बताया। स्लाइड आपके सामने आएंगी तो आपने परेशान नहीं होना, मैंने आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल समझाई है। ये आपने एक्सेल की फाइल है, उस पे आपने सेलिंग प्राइस लिख दी, रेफरल फीस एफबीए कैलकुलेटर में लिखी होती है, मैंने आपको बताई थी, स्टोरेज फीस भी लिखी होती है, वैट जो है इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा जब आप ये करेंगे। आगे लैंडिंग कॉस्ट जितनी आपको मिली है वो, और प्रॉफिट मार्जिन, ये हमने एक टेम्पलेट इसलिए बनाया कि आपने इस तरह का बनाना है और प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। जिनको एक्सेल यूज करना आता है वो सिंपल यहाँ इसको प्लस माइनस कर लेंगे तो निकल आएगा। यूके के लोगों के लिए आपको एक और चीज बता दूं कि वैट जो है वो 20% होता है। आप सेलिंग प्राइस का, आप $20 की चीज या 20 पाउंड की सेल कर रहे हैं तो 20% वैट होता है।
मतलब 20% का मतलब कि 4 पाउंड जो है वो वैट देना है, 20 अगर प्राइस है सेलिंग। तो ये क्या होता है, ये आपके रेवेन्यू पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट का जो है वो सेल बहुत अच्छी है, ठीक है, 85,000 प्लस है, तो आपको वैट देना पड़ेगा पर ईयर। 85,000 पर ईयर सेल अगर आपकी, तो आपको वैट देना पड़ेगा। उससे नीचे है तो आपको वैट नहीं देना पड़ता। इसलिए आप ये वैट के जो कॉन्सेप्ट है इसे फिलहाल जहन में ना रखें, आप सोर्सिंग करें, ये आपको बाद में हम क्लियर कर देंगे। अच्छा, इसमें आपको ये बता रहा था कि ये एक टेम्पलेट हमने बनाया, तो इस तरह का आपने खुद बनाना है, आपने परेशान नहीं होना कि ये कैसे है। अगर आपको ये समझाएंगे, ये भी सारी वही चीजें लिखें जो एफपीए कैलकुलेटर में है, ठीक है। आपने इन्वेंट्री को प्लान कैसे करना होता है, ये आईपीआई स्कोर होता है एक। ये जो आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे उसके बाद आपको बता देंगे कि आईपीआई स्कोर वैसे लिखा हुआ है, थ्योरी है। जब आपके सामने सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड आएगा तो आपको आइडिया होगा कि इन्वेंट्री प्लानिंग आईपीआई स्कोर पे डिपेंड करती है। जब आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपका एक आईपीआई स्कोर आ जाता है। अगर आपकी सेल अच्छी है तो आईपीआई स्कोर ज्यादा होगा। 400 से 1000 तक अगर है तो आईपीआई स्कोर अच्छा होगा। ये 0 to 1000 रहता है, इसके दरमियान में रहता है। तो अगर 400 to 1000 है तो बहुत अच्छा है, 400 से नीचे है तो बहुत गंदा है। तो ये बस इन्वेंट्री परफॉर्मेंस का एक होता है स्कोर। आपकी असाइनमेंट क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि आपने एक सोर्सिंग करनी है। जो आपने प्रोडक्ट कोई भी ढूंढी हुई है उसकी सोर्सिंग करनी है। इसी तरह चैट जो आपकी होगी, कोई रेट उसने आपको दिया तो आपने उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं और एक डॉक्यूमेंट आपने बना लेना है। अगर कोई फ्रेट फॉरवर्डर है फिर उसको एफबीए कैलकुलेटर में लिखना है और देखना है कितना प्रॉफिट मार्जिन है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये है आपका असाइनमेंट का, ठीक है जी। सर जो उससे नेगोशिएट करना है हमने थ्रू असाइन डॉक्यूमेंट, उसका कोई फॉर्मेट होना चाहिए या कुछ भी? कोई फॉर्मेट नहीं है। आपको पता है खवातीन पाकिस्तानी जो है वो बार्गेनिंग में तो वैसे ही तेज है। बस जी। जैसे आप मिसाल के तौर पे इचरा बाजार में जाके करती हैं, उसी तरह आपने चाइना से कर लेनी है। अच्छा, वो समझ जाएंगे यही वाला तरीका? हाँ, मतलब पंजाबी में इधर करती हैं तो उधर इंग्लिश में कर लेना। हाँ जी, ठीक है। और ये आपको जो कंपेटिटर की आपने 3 माह की सेल, आपने जो इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है ना 3 माह की, जो मैं बता रहा हूँ, वो आपका हीलियम का एक्सरे आपको बता रहा होता है कि ये मंथली कितना सेल कर रहा है। मंथली आपका कंपेटिटर मिसाल के तौर पे 500 सेल कर रहा है तो 3 माह की 1500 बन जाएगी, तो आपने इन्वेंट्री 1500 की कर देनी है, ठीक है जी। और सर वो जो आप कह रहे थे कि सैंपल को फोटो शूट करवाना होता है, सर वो मतलब खुद करना होता है कि आपको? नहीं नहीं, वो आपको फोटोशूट बाकायदा करवाना पड़ता है। फोटोग्राफर होते हैं मुख्तलिफ, जी जी। वीडियोग्राफर अलग, तो उनसे आपको करवाते हैं, खुद नहीं करते, ना कर सकते हैं। जी ठीक है जी, आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। कोई आपको क्यूरी हो, कोई मसला हो तो ऑब्वियसली हम ग्रुप में भी मैडम रिप्लाई देती रहती हैं। उसके अलावा वीडियो भी आ जाएगी कल ड्राइव में। उसके अलावा कोई कंसर्न हो तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, ग्रुप में मेरा नंबर मौजूद है। और होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मैंने कोशिश की आपको अच्छे अंदाज में समझा दूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। जब आप इसकी हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। खुदा हाफिज।